हमारी आज की स्टोरी 5 लड़कों के एक ग्रुप के बारे में है जिन्होंने हिप हॉप म्यूजिक क्रिएट करते हुए एक बिल्कुल ही नए रैपिंग आर्ट फॉर्म को जन्म दिया जिसे आज दुनिया गैंगस्टर रैप के नाम से जानती है। 50 सेंट्स, ट्यूपैक शकूर और एमिनेम जैसे बड़े नामों के म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से काफी पहले कुछ यंग लड़कों ने इस रैप म्यूजिक की फाउंडेशन रखी थी और इन लड़कों के ग्रुप का नाम था NWA, जिसपे बेस्ड है 2015 में आई हमारे आज की मूवी स्टेट आउट ऑफ कॉम्पटन। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जिसके सारे कैरेक्टर्स असली हैं और ये मूवी अमेरिका के बदलते म्यूजिक टेस्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1986 में लॉस एंजलिस के कॉम्पटन एरिया से। कॉम्पटन कैलिफोर्निया का सबसे ज्यादा क्राइम और वायलेंस से भरा शहर है, जहां क्रैक कोकीन सबसे ज्यादा बिकता है और यहाँ हर जगह गैंग वायलेंस होती रहती है। यहीं हमें इजी ई नाम का एक यंग लड़का दिखाया जाता है। इजी एक ड्रग डीलर है जो क्रैक हाउस में ड्रग्स बेचने जाता है और तभी वहाँ पुलिस की एक टैक्टिकल यूनिट रेड मारती है, पर इजी पकड़ा नहीं जाता और खिड़की तोड़ के उस घर से बाहर निकल जाता है और छत पे चढ़ के पुलिस से बच के निकल जाता है। वहीं हम आंड्रे उर्फ डॉक्टर ड्रे नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है जब उसकी माँ उसे जॉब इंटरव्यू पे ना जाने के लिए गुस्सा करती है और कहती है कि उसे कोई स्टेबल जॉब करनी चाहिए क्योंकि वो एक डिस्को में डीजे का काम करता है और कुछ खास अर्न नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम एक यंग लड़के आइस क्यूब को देखते हैं जो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता है और फ्री टाइम में गानों के लिरिक्स लिखता है। कॉम्पटन में क्राइम और ड्रग प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती है कि स्कूल बस में शूटिंग कर रहे बच्चों को भी गैंगस्टर्स रोक के मारने की धमकी देते हैं और आइस क्यूब अपने सामने हो रही सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अपने सॉन्ग्स में ऐड करता है। स्कूल के बाद आइस क्यूब अपने फ्रेंड डीजे येला के घर के गैराज में जाता है। येला भी एक डीजे है और डॉक्टर ड्रे और उसकी बीट्स के ऊपर ही आइस क्यूब अपने लिखे हुए लिरिकल रैप को कंपोज करता है। पर ड्रग्स और क्राइम से दूर रहने के बाद भी कॉम्पटन की पुलिस सभी यंग लड़कों की तरह इन्हें भी तंग करती रहती है और बिना वजह इन्हें हरास करती है और हमेशा अरेस्ट करने की धमकी देती रहती है और ये डिस्क्रिमिनेशन इन यंग लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात को डॉक्टर ड्रे और येला नॉर्मल डांस म्यूजिक को पॉज करके आइस क्यूब को माइक देते हैं और उनकी बीट्स के साथ आइस क्यूब का लिखा हुआ कॉम्पटन की रियलिटी से भरा हुआ रैप सुन के क्राउड खुशी से पागल हो जाता है और उनके लिए होटिंग करने लगता है। इसी क्लब में ड्रिंक करने इजी भी आया होता है और वो और उसका बेस्ट फ्रेंड MC रेन भी आइस क्यूब का रैप सुन के उसका फैन बन जाता है। इस परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर ड्रे इजी से मिलता है और उससे कहता है कि हम एक एल्बम रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहे हैं और वो अगर उन्हें फाइनेंस करेगा तो वो लोग म्यूजिक से आया प्रॉफिट शेयर कर सकेंगे। इजी का फ्रेंड रेन भी एक म्यूजिशियन होता है और इस आइडिया को सपोर्ट करता है, पर पूरे ग्रुप में किसी के पास भी कोई स्टेबल जॉब नहीं होती और इजी कहता है कि वो अपने ड्रग डील से कमाए हुए पैसों से उन्हें सॉन्ग रिकॉर्डिंग में हेल्प करेगा। क्लब के बाहर पुलिस हमेशा की तरह यंग लड़के लड़कियों को भगा रही होती है और एक पुलिस वाला ड्रे को भी घर जाने को कहता है, पर जब ड्रे उससे सिंपली पूछता है कि उसने क्या किया है तो पुलिस उसे ब्रूटैलिटी के साथ अरेस्ट कर लेती है। इजी अगले दिन ड्रे की बेल करवाता है और उससे कल रात के म्यूजिक आइडिया के बारे में और पूछता है क्योंकि वो भी ड्रग्स और क्राइम की लाइफ से अब थक चुका है और वो लोग एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को रेंट करते हैं और न्यूयॉर्क से कुछ एक्सपीरियंस रैपर्स को बुलवाते हैं। पर रिकॉर्डिंग करते वक्त वो रैपर्स कहते हैं कि आइस क्यूब के लिखे हुए रैप्स बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रीट क्राइम से भरे हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि ये रैप्स कभी टीवी और रेडियो पे भी प्ले नहीं होंगे और उन्हें हंसता हुआ देख के आइस क्यूब की उनसे बहस हो जाती है और इजी ड्रे और येला भी आइस क्यूब के सपोर्ट में आके उन रैपर से भिड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लोग डर के स्टूडियो से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इजी उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम सबने मेरे पैसे इन्वेस्ट तो करवा दिए पर अब इन रैप्स में आवाज कौन देगा, जिसपे ग्रुप उसकी ही खिंचाई करने लगता है और कहता है कि डॉक्टर ड्रे और येला बीट्स कंपोज करते हैं और आइस क्यूब लिरिक्स लिखता है और रेन इंस्ट्रूमेंट संभालता है, पर एक तू ही है जो सारा दिन ड्रिंक और स्मोक करता रहता है, इसलिए अब तुझे ही हमारी गाना रिकॉर्ड करने में हेल्प करनी चाहिए। इजी बेहद हेजिटेट करता है और आइस क्यूब और बाकी मेंबर्स उस पर हंसते भी हैं, पर ड्रे को उस पर भरोसा होता है और एक दो टेक के बाद इजी बेहद अच्छे से रैप रिकॉर्ड करता है और फाइनल रिकॉर्डिंग के बाद जब सब उस साउंड ट्रैक को सुनते हैं तो सभी बेहद इंप्रेस होते हैं। इस एल्बम का ब्रांड नेम होता है रूथलेस रिकॉर्ड्स और
रिलीज होते ही इसके गाने रेडियो पे छा जाते हैं और इजी को बार बार इसके रिकॉर्ड्स बनवाने पड़ रहे होते हैं क्योंकि स्टोर में भी इनकी सेल काफी बढ़ गई होती है। ऐसी ही एक रिकॉर्ड मेकिंग फैक्ट्री में इजी को जेरी मिलता है। जेरी इजी को कहता है कि उनके म्यूजिक में बेहद पोटेंशियल है और वो उनके लिए एज ए मैनेजर काम करना चाहता है, जिससे वो उन्हें बड़े म्यूजिक कंपनी और ब्रांड डील्स दिलवाएगा और इजी उसे हायर कर लेता है। जेरी कहता है कि सबसे पहले उनके ग्रुप को एक ब्रांड नेम चाहिए होगा और ग्रुप NWA नाम को फाइनल करते हैं, जिसके 5 मेन मेंबर्स होंगे इजी, डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब, MC रेन और DJ एला। 1988 में एज अ ग्रुप NWA पहली बार परफॉर्म करता है जहां सारा क्राउड उनकी बीट्स पे नाचने लगता है और इसी क्राउड में जेरी ने कुछ म्यूजिक कंपनी के ओनर्स को भी बुलाया होता है और शो के बाद प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स नाम का एक म्यूजिक लेबल उन्हें साइन कर लेता है। क्योंकि अब वो एक म्यूजिक कंपनी के साथ साइंड होते हैं, इसलिए ग्रुप और मेहनत से रैप्स कंपोज करने लगता है। पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर ही एक दिन पुलिस उन्हें तंग करने लगती है और उनके साथ क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करने लगती है। जेरी भी पुलिस वालों से लड़ पड़ता है और कहता है कि सिर्फ ब्लैक होने की वजह से या उनके क्लोथिंग स्टाइल से तुम इन्हें परेशान नहीं कर सकते और ये लड़के कोई गैंग मेंबर्स नहीं बल्कि म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, जिसपे पुलिस उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि रैपिंग कोई प्रोफेशन नहीं होता और जाते हुए वो आइस क्यूब को गालियां भी देते हैं। आइस क्यूब उसी दिन रिकॉर्डिंग रूम में पुलिस वालों के ऊपर एक डिस लिखता है और ग्रुप उसे रिकॉर्ड करता है। गाने का टाइटल होता है F दी पुलिस और इसके बाहर आते ही वो रैप सुपरहिट हो जाता है। सॉन्ग के लिरिक्स और पुलिस की ब्रूटैलिटी को किसी ने आज तक ऐसे नहीं सुना होता और ये गाना पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाता है। मीडिया में भी अब NWA के चर्चे होने लगते हैं और उनके रैपिंग स्टाइल को पहली बार USA में गैंगस्टर रैप का नाम मिलता है। इस रैप के लिरिक्स में पुलिस को स्ट्रेट गालियां दी गई होती हैं और कई ग्रुप्स और पुलिस वाले इस गाने के अगेंस्ट सारे देश में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। NWA और प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स को FBI का एक नोटिस मिलता है जिसमें कहा गया होता है कि इनके गाने पुलिस वालों के प्रति वायलेंस और क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, इसलिए इन लिरिक्स को फौरन सेंसर किया जाए। पर NWA के रैप्स हर रोज और ज्यादा पॉपुलर हो रहे होते हैं और उन्हें अमेरिका का म्यूजिक टूर करने का मौका मिलता है। डिट्रॉइट शहर के शो से पहले वहां की पुलिस उन्हें वार्न करती है कि किसी भी हालत में वो कंट्रोवर्शियल गाना स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना, पर NWA उसका उल्टा ही करते हैं और हजारों की भीड़ और पीछे खड़े पुलिस वालों के सामने ही F दी पुलिस प्ले करते हैं और यूथ उनकी ये डेयरिंग हरकत देख के पागल हो जाता है। पुलिस वाले गाने के बीच में ही स्टेज पे चढ़ जाते हैं और 500 मेंबर्स बैक स्टेज से भागने का ट्राई करते हैं, पर पुलिस ने वो वेन्यू पहले ही घेर लिया होता है और पुलिस जेरी और NWA के सभी आर्टिस्ट को अरेस्ट कर लेती है। जब शो पे आई ऑडियंस और उनके फैंस उन्हें अरेस्ट होते देखते हैं तो वहां नारेबाजी शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक दंगे का रूप ले लेती है। बेल पे बाहर आके NWA एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया को बताती है कि कैसे देश की FBI और पुलिस हमारे गानों से घबरा रही है। टूर के बीच में ही आइस क्यूब उनके मैनेजर जेरी से बात करता है और कहता है कि इतने हिट रैप्स देने के बाद भी म्यूजिक कंपनी ने उन्हें अब तक पे क्यों नहीं किया, जिसपे जेरी उसे समझाता है कि कंपनी का ओनर इजी है और पहले उसे रॉयल्टीज और पेमेंट्स मिलेंगी और वो बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिसपे आइस क्यूब कहता है कि हम सभी इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब हमें एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लेना चाहिए। आइस क्यूब ये बात डॉक्टर ड्रे से भी डिस्कस करता है, पर वो कहता है कि हम सभी इक्वल हैं और इजी को ज्यादा स्पॉटलाइट इसलिए मिलती है क्योंकि वो ग्रुप का वोकलिस्ट है और वो उसे चिल करने को कहता है। लेकिन टूर के लास्ट दिन जब आइस क्यूब जेरी से अपना चेक मांगता है तो जेरी कहता है कि उसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बेहद बड़ा होता है और आइस क्यूब कहता है कि वो इसे पहले किसी लॉयर से पढ़वा के ही साइन करेगा, पर जेरी कहता है कि सारा ग्रुप पहले ही इस पे साइन कर चुका है और तुझे साइन करे बिना मैं चेक नहीं दे सकता। इस बात से आइस क्यूब की सेल्फ एस्टीम बेहद हर्ट होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करता और अपना चेक कलेक्ट करे बिना ही ग्रुप छोड़ देता है और डॉक्टर ड्रे से कहता है कि जेरी NWA में अपनी मनमानी कर रहा है और मैं अब इसका पार्ट नहीं रहना चाहता। 1990 में आइस क्यूब NWA से अलग होके अपनी पहली सोलो एल्बम निकालता है जो बेहद अच्छा परफॉर्म करती है, पर हिट होने के बाद भी प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स का ओनर उसे
पेमेंट नहीं दे रहा होता, जिसपे आइस क्यूब उनका ऑफिस तोड़ डालता है और कहता है कि ये उसकी मेहनत का पैसा है और कंपनी फिर कभी उसकी पेमेंट नहीं रोकती। आइस क्यूब की सेकंड सोलो एल्बम अमेरिका के टॉप नंबर 4 पे ट्रेंड करने लगती है और उसे पता चलता है कि एनडब्ल्यूए ने अपने एक नए गाने की एक लाइन में उसे डिस किया है। आइस क्यूब एक बेहतरीन राइटर होता है और वो अपना एक नया डिस ट्रैक रैप नो वैसलीन रिलीज करता है, जिसमें वो पूरे एनडब्ल्यूए ग्रुप और स्पेशली इजी और जेरी को बेहद ब्रूटली बेइज्जत करता है। और वो रैप सुन के जेरी और इजी बेहद गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी में इजी के कुछ पुराने ड्रग डीलर फ्रेंड्स आइस क्यूब पे अटैक कर देते हैं। इस कंट्रोवर्सी से आइस क्यूब और फेमस हो जाता है और उसे बॉयज इन द हुड नाम की एक मूवी में लीड रोल भी मिलता है और वो अब मीडिया में ओपनली लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की ब्रूटैलिटी पे बोलने लगता है और आइस क्यूब की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एनडब्ल्यूए इतना पॉपुलर नहीं रहता और डॉक्टर ड्रे को भी कई बार फील होता है कि जेरी सभी मेंबर्स को इक्वली पे नहीं करता। इजी ड्रे को समझाता है कि जेरी नहीं हमें पहली बार म्यूजिक कंपनी से मिलवाया था और वो एनडब्ल्यूए का अच्छा ही चाहता है, पर डॉक्टर ड्रे इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता और तभी ड्रे की मुलाकात शुग नाइट से होती है। शुग नाइट कोई म्यूजिशियन या रैपर नहीं होता, बल्कि वो एक पुराना गैंगस्टर और एक एक्स बॉडीगार्ड होता है। शुग को पता होता है कि रैपिंग इंडस्ट्री में बेहद पैसा है, इसीलिए वो डॉक्टर ड्रे से एनडब्ल्यूए छोड़ के उसके साथ एक म्यूजिक कंपनी खोलने को बोलता है और कहता है कि हम सारा प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट करेंगे और नए अपकमिंग अच्छे रैपर्स को भी हायर करेंगे। पर ड्रे ने एनडब्ल्यूए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है और शुग कहता है कि वो उसे जल्दी ही इस कॉन्ट्रैक्ट से आजादी दिला देगा। शुग को डॉक्टर ड्रे के पास बार बार आते जेरी भी नोटिस करता है, पर शुग के पास खतरनाक गैंगस्टर्स और बॉडी बिल्डर्स की एक पूरी फौज होती है और वो जेरी और बाकी एनडब्ल्यूए मेंबर्स को डराने लगता है। इजी जो कॉम्पटन में क्राइम की दुनिया का पार्ट रह चुका होता है, वो शुग से बिल्कुल नहीं डरता, पर शुग उसे एक दिन अकेले एक स्टूडियो में अपने बाउंसर्स के साथ पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटने के बाद डॉक्टर ड्रे को एनडब्ल्यूए से ऑफिशियली बाहर निकालने के लिए एक स्टेटमेंट पे उसके साइन ले लेता है और डॉक्टर ड्रे एनडब्ल्यूए से बाहर आ जाता है। इजी जेरी से मिलता है और कहता है कि ग्रुप को लेके ये शहर छोड़ दे, क्योंकि वो कॉम्पटन से अपने पुराना गैंग को बुला के शुग नाइट को शूट करने वाला है। पर जेरी उससे समझाता है कि वॉयलेंस करने से एनडब्ल्यूए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो शुग को अवॉइड करने को बोलता है और कहता है कि अगर डॉक्टर ड्रे जाना चाहता है तो उसे जाने दे, और इजी रिटेलिएट नहीं करता। डॉक्टर ड्रे शुग नाइट के साथ डेथ रो रिकॉर्ड्स नाम की एक म्यूजिक कंपनी खोलता है और वहीं उसकी मुलाकात एक बिल्कुल फ्रेश टैलेंटेड रैपर से होती है जिसका नाम होता है स्नूप डॉग। डॉक्टर ड्रे की बीट्स और स्नूप डॉग के रैप से बनी पहली ही एल्बम दी क्रॉनिक रैपिंग इंडस्ट्री में डेथ रो रिकॉर्ड्स को फेमस कर डालती है और कुछ ही टाइम बाद वो एक उभरते हुए न्यू कॉन्ट्रोवर्शियल रैपर ट्यूपैक शकूर को भी हायर करते हैं और कई नए हिट रैप्स और मूवी के लिए सॉन्ग्स भी बनाते हैं। आइस क्यूब को भी 2 और मूवीज मिल गई होती हैं और वो भी सोलो अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है, पर इन 3-4 सालों में ड्रे और क्यूब की एब्सेंस में एनडब्ल्यूए का म्यूजिक फीका पड़ने लगता है। कंपनी कुछ खास अर्न नहीं कर रही होती और इजी को पैसे की शॉर्टेज की वजह से अपना घर भी बेचना पड़ रहा होता है और वो पहले से भी ज्यादा वीड स्मोक करने लगता है और अब उसे हमेशा सीवियर कफ भी रहता है। और जेरी उसे बताता है कि एनडब्ल्यूए की फाइनेंशियल हालत अब बेहद वीक है और हमने सालों में कोई हिट एल्बम नहीं दी है, और इजी एमसी रेन और येला से और मेहनत करने को कहता है। डॉक्टर ड्रे डेथ रो रिकॉर्ड्स में म्यूजिक बनाते हुए खुश होता है, लेकिन शुग नाइट का गैंगस्टर वाला नेचर उसे बेहद तंग करने लगता है। शुग हमेशा अपने साथ गन कैरी करता है और कार पार्किंग जैसे छोटे इशू पे भी गन निकाल के वो वॉयलेंस पुरता रहता है। ड्रे को बेहद गुस्सा आता है जब रिकॉर्डिंग करते टाइम शुग के गुंडों की गोलियां चलाने की आवाज आने लगती है और वो दिखता है कि शुग और उसके गुंडे रिकॉर्डिंग रूम के साथ वाले रूम में ही ड्रिंक करते हुए एक आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। और ड्रे बेहद गुस्से में आ जाता है और शुग से कहता है कि वो इस एटमॉस्फेयर में म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकता, पर शुग उसे कभी सीरियसली नहीं लेता। उधर इजी की वाइफ कंपनी के अकाउंट स्टडी करके उसे बताती है कि जेरी कई सालों से एनडब्ल्यूए से पैसे चुरा रहा है और उसने कई सारे चेक्स पे इजी से साइन लेके उसके अकाउंट्स में से भी कई बार पैसे निकाले हैं।
इजी को जब ये पता चलता है तब वो जेरी को नौकरी से निकाल देता है और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि आइस क्यूब और ड्रे अपनी जगह सही थे और उसे जेरी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। इजी ड्रे की एक बड़े से बिलबोर्ड पे फोटो देखता है और एनडब्ल्यूए के पुराने दिन याद करके बेहद इमोशनल हो जाता है। वो ड्रे को कॉल करके उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने जेरी को नौकरी से निकाल दिया है। इजी न्यूयॉर्क जाके आइस क्यूब से भी मिलता है जिसके अब खुद के क्लब्स और म्यूजिक कंपनी भी होती है और आइस क्यूब भी ड्रे की ही तरह उसे माफ कर देता है और कहता है कि अगर उसने एनडब्ल्यूए शुरू नहीं किया होता तो शायद आज हम सभी इतने रिच कभी नहीं बन पाते। और इजी उन दोनों को एनडब्ल्यूए के रियूनियन के लिए अपने घर पे इनवाइट करता है और वो दोनों ही मान जाते हैं। पर इजी की तबीयत अब दिन पे दिन और खराब होने लगती है और रीयूनियन वाले दिन जब वो एमसी रन और डीजे एला के साथ क्यूब और ड्रे का वेट कर रहा होता है तभी उसे एक चक्कर आता है और वो वहीं जमीन पे गिर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इजी को बताते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है जो एड्स की स्टेज पे पहुंच गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है। और ये न्यूज सुन के इजी रोने लगता है बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एमसी रेन और डीजे एला भी ये न्यूज सुन के बेहद डिप्रेस होते हैं और इजी के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। जब तक आइस क्यूब और डॉक्टर ड्रे उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं तब तक इजी कोमा में जा चुका होता है और वेंटिलेटर पे आ जाता है और 2 हफ्तों के बाद इजी मर जाता है और उसकी फ्यूनरल में 3000 म्यूजिक लवर्स आते हैं। डॉक्टर ड्रे को इजी की मौत से बेहद धक्का लगता है और वो समझ जाता है कि ये जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है और वो शुग नाइट को जाके बोल देता है कि वो डेथ रो रिकॉर्ड छोड़ रहा है। लालची शुग उसे कहता है कि वो उसे उसके बनाए म्यूजिक का एक पैसा भी इस कंपनी से ले जाने नहीं देगा। पर ड्रे कहता है कि उसे पैसा नहीं पीस ऑफ माइंड चाहिए और बिना एक पैसे या रॉयल्टी लिए वो डेथ रोड रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर ड्रे का उस कंपनी को छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि साल भर बाद ही ट्यूपक शकूर की एक शूटिंग में मौत हो गई और शुग नाइट भी मल्टीपल चार्जेस में जेल चला गया और डेथ रो रिकॉर्ड्स नाम की वो म्यूजिक कंपनी दिवालिया हो गई। डॉक्टर ड्रे ने अपनी खुद की आफ्टरमैथ नाम की एक कंपनी शुरू की जो बेहद सक्सेसफुल बनी और आगे जाके उसने 50 सेंट्स और एमिनम जैसे बड़े रैपर्स को भी लॉन्च किया। आइस क्यूब को भी कई और मूवीज मिली और उसने म्यूजिक बनाना कभी बंद नहीं किया। आज आइस क्यूब का बेटा भी एक फिल्म स्टार है। इनफैक्ट इस मूवी में भी आइस क्यूब का रोल उसके बेटे ने ही किया है। एमसी रेन और डीजे एला ने भी एक म्यूजिक कंपनी बनाई और वो दोनों आज एज प्रोड्यूसर्स मूवी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेट एरिक उर्फ इजी ई को आज भी एनडब्ल्यूए का फाउंडर और गैंगस्टर रैपिंग को यूएसए में लाने वाला पहले आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।